दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी नंद पिछले 2 साल से कोमा में थी। शादी के बाद पहली बार उससे मिलने के लिए गई तो मुझे उससे मिलने के बाद बहुत अजीब सा लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो कोमा में थी ही नहीं, बल्कि मेरा नाम अवनी है। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और सच कहूँ तो शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की कोई नहीं होगी, क्योंकि मेरी ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। घर में बस मेरे पति देव थे और मेरी सास, मेरे ससुर इस शहर के जाने माने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन थे। शहर में उनकी कई बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, प्लॉट और लग्जरी प्रॉपर्टी थी। उनका नाम पूरे शहर में इज्जत के साथ लिया जाता था। लोग उन्हें एक ईमानदार और सफल बिजनेसमैन के रूप में जानते थे। लेकिन कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद पूरा बिजनेस देव के कंधों पर आ गया था। देव ने बहुत कम उम्र में अपने पिता की जिम्मेदारियां संभाल ली थी और दिन रात मेहनत करके पूरे बिजनेस को पहले की तरह संभाल रखा था। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी। हम दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली थी। देव ने मेरे घर रिश्ता भेजा था और मेरे पिताजी इस रिश्ते के लिए मान गए थे, क्योंकि उन्हें देव और उसकी माँ बहुत पसंद आए थे। घर भी अच्छा था और बिजनेस भी। देव सुबह जल्दी घर से निकल जाते और देर शाम में वापस आते। कई बार तो रात तक मीटिंग्स चलती रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश नहीं की थी। घर में मेरी सास थी, जिनका नाम सुशीला था। घर का माहौल हमेशा शांत रहता था। न किसी तरह का रोज रोज का झगड़ा, न कोई बेवजह की रोक टोक और न ही किसी तरह की कड़वी बातें। मेरी सास का स्वभाव इतना अच्छा था कि कभी कभी तो मुझे लगता था जैसे मैं अपनी ही माँ के साथ रह रही हूँ। वो सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे कमरे में आकर पूछती थी कि बेटा, ठीक से नींद आई या नहीं। अगर मैं थोड़ा सा भी उदास दिखाई देती तो बार बार पूछती रहती कि क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना। अगर मैं रसोई में कोई काम करती तो वो खुद आकर मेरा हाथ पकड़ लेती और कहती कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब सीख जाओगी, इतनी जल्दी खुद पर काम का बोझ मत डालो। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ जाती थी। मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो मेरी सगी सास नहीं है, बल्कि कई बार तो मुझे लगता था कि शायद मेरी अपनी माँ भी इतना ख्याल नहीं रखती होगी जितना कि वो मेरा रखती हैं। एक दिन मैं और देव रात को छत पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी मैंने उनसे मजाक मजाक में पूछा कि आपकी मम्मी इतनी अच्छी कैसी हैं? आजकल तो ऐसी सास बहुत कम देखने को मिलती हैं। तब देव कुछ देर चुप रहे, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि वो मेरी असली माँ नहीं है। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने ध्यान से उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे मुझे पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरी असली माँ का देहांत हो गया था। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं थी। पापा ने कई साल अकेले ही मुझे संभाला, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। शुरुआत में रिश्तेदारों ने बहुत बातें बनाई थी। सबने यही कहा था कि सौतेली माँ कभी अपनी नहीं हो सकती, लेकिन मेरी माँ ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो मेरी सगी माँ नहीं है। उन्होंने मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। जब मैं बीमार पड़ता तो पूरी रात जागती थी। जब स्कूल में कोई प्रोग्राम होता तो सबसे पहले पहुंचती थी, और जब मुझे कोई परेशानी होती तो सबसे ज्यादा वही परेशान होती थी। सच कहूँ तो मुझे अपनी असली माँ की शक्ल भी ठीक से याद नहीं, लेकिन माँ का मतलब अगर किसी से सीखा है तो सिर्फ सुशीला माँ से। मैंने देव की बातें सुनी तो मेरी नज़रों में उनकी इज्जत और भी बढ़ गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि दुनिया में हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। कुछ लोग अपने प्यार से रिश्तों की हर कमी पूरी कर देते हैं। फिर देव ने आगे बताया कि पिताजी के जाने के बाद माँ ने भी बिजनेस को संभालने में उनका पूरा साथ दिया। बड़े बड़े फैसलों से लेकर प्रॉपर्टी के कागजात तक हर चीज पर उनकी नजर रहती थी। बिजनेस से लेकर प्रॉपर्टी तक सब कुछ आज भी माँ ही देखती थी और देव उनके साथ मिलकर काम करते थे। दोनों ने मिलकर पिताजी की मेहनत को कभी बिखरने नहीं दिया था। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई,
क्योंकि बाहर से देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि इस शान से दिखने वाली औरत ने जिंदगी में इतने बड़े बड़े दुख झेले होंगे। उसके बाद मैंने भी अपनी तरफ से हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश की। धीरे धीरे मैं इस घर में पूरी तरह घुल मिल गई। सुबह सब लोग साथ में नाश्ता करते, दोपहर को अपने अपने काम में लग जाते और रात को फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते। कई बार हम लोग हंसी मजाक भी करते थे और मुझे लगता था कि शायद ऊपर वाले ने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा परिवार दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई दर्द जरूर छिपा होता है। हमारे घर में भी एक ऐसा ही दर्द था जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। उस घर में मेरी एक ननंद भी थी जिसका नाम जिया था, लेकिन मैंने उसे कभी घर में चलते फिरते नहीं देखा था। शादी के बाद जब पहली बार मैं घर के ऊपर वाले हिस्से में गई तो वहाँ एक कमरा हमेशा बंद रहता था। मैंने एक दिन नौकरानी से पूछा कि ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है, तो उसने घबराकर कहा, भाभी जी मुझे नहीं पता, और जल्दी से वहाँ से चली गई। उसकी घबराहट देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर एक दिन सफाई करते हुए मैंने देखा कि मेरी सास उसी कमरे में खाना लेकर गई और काफी देर तक बाहर नहीं आई। जब वो बाहर निकली तो उनकी आंखें लाल थी, जैसे अभी अभी रोकर आई हो। मैंने पूछा, माँ जी सब ठीक तो है ना? तो उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बेटा सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, और बात बदल दी। मुझे लगा कि शायद कोई ऐसी बात है जो वो अभी बताना नहीं चाहती। कुछ दिन के बाद मैंने फिर देव से पूछा कि घर में और कौन कौन है। तब उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा कि मेरी एक छोटी बहन भी है, जिया। उसका नाम सुनते ही मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे तो वो कहाँ रहती है? मैंने तो उसे आज तक नहीं देखा। तब देव का चेहरा अचानक उतर गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो पिछले 2 साल से कोमा में है। उनकी ये बात सुनकर मैं एकदम से चुप हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। मैंने धीरे से पूछा, ये कैसे हुआ ये सब? लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो बहुत पुरानी बात है, और फिर वो चुप हो गए। उसके बाद मैंने कई बार महसूस किया कि घर में जब भी जिया का नाम आता था सबके चेहरे बदल जाते थे। मेरी सास की आंखें भर आती थी और देव तुरंत कोई दूसरी बात शुरू कर देते थे, जैसे वो उस विषय पर बात ही नहीं करना चाहते हों। कई बार मुझे लगा कि शायद अभी समय सही नहीं है, इसलिए मैं भी ज्यादा कुछ नहीं पूछती थी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल बार बार उठता रहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरे घर का माहौल बदल जाता है। जिया आखिर किस हालत में है? वो किस कमरे में रहती है? क्या उसे कभी होश आएगा या नहीं? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर वो पिछले 2 साल से कोमा में है तो उसके साथ आखिर क्या हुआ था? कोई एक्सीडेंट हुआ था या फिर उसके पीछे कोई और वजह थी? ये सारे सवाल हर दिन मेरे मन में घूमते रहते थे। लेकिन जितनी बार मैं सच के करीब जाने की कोशिश करती उतनी ही बार घर के लोग बात बदल देते थे। मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि इस घर की शांति के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। ऐसा राज जिसे सब मिलकर सालों से छिपाने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही राज मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। एक दिन मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि आखिर जिया कैसी होगी। मुझे इस घर में आए हुए कई महीने हो चुके थे, लेकिन मैंने उसे आज तक ठीक से देखा भी नहीं था। बस उसका नाम ही सुनती थी और हर बार घर का माहौल बदल जाता था। आखिर एक सुबह मैंने हिम्मत करके देव से कहा कि मैं जिया से मिलना चाहती हूँ। पहले तो उन्होंने मेरी तरफ कुछ देर तक देखा, जैसे सोच रहे हों कि मुझे वहाँ ले जाना चाहिए या नहीं। उनके चेहरे पर हल्की सी घबराहट भी थी, लेकिन फिर उन्होंने धीरे से कहा कि ठीक है, आज मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ। इतना सुनते ही मुझे थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं काफी समय से उससे मिलना चाहती थी। उस दिन देव मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पिछले 2 साल से जिया भर्ती थी। रास्ते भर देव बहुत कम बोले। वो पूरे रास्ते चुपचाप गाड़ी चलाते रहे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। मैं समझ सकती थी कि अपनी बहन की हालत देखकर उन्हें कितना दर्द होता होगा। कुछ देर के बाद हम हॉस्पिटल पहुंचे। वो शहर का बहुत बड़ा और महंगा हॉस्पिटल था, जहां हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद थीं। देव मुझे सीधे उस फ्लोर पर लेकर गए जहां जिया का कमरा था। जैसे जैसे हम उस कमरे के पास पहुंच रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आखिरकार देव ने कमरे का दरवाजा खोला और हम दोनों अंदर चले गए। कमरे में कदम रखते ही मुझे वहां का माहौल बहुत अजीब लगा। कमरे में पूरी तरह शांति थी, सिर्फ मशीनों की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी। खिड़की के पर्दे आधे बंद थे, इसलिए कमरे में हल्की सी धुंधली रोशनी थी।
पूरा कमरा साफ था, लेकिन फिर भी वहाँ एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे उस कमरे में कोई ऐसा दर्द छिपा हो जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। मैं धीरे धीरे जिया के बेड के पास गई। वो बिल्कुल शांत लेटी हुई थी, उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी और कई मशीनें उसके शरीर से जुड़ी थी। उसका चेहरा बहुत मासूम था। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो पिछले 2 साल से कोमा में है। मैं कुछ देर तक उसे बिना कुछ बोले देखती रही। फिर मेरी नज़र कमरे में रखी दवाइयों और मशीनों पर गई। मुझे इलाज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, इसलिए मैं ये समझ पा रही थी कि उसके साथ वैसा इलाज नहीं हो रहा था जैसा लंबे समय से कोमा में रहने वाले मरीज के साथ होना चाहिए। वहाँ सिर्फ सामान्य दवाइयाँ चल रही थी और वही रोज़ की देखभाल हो रही थी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि इतने बड़े बिजनेस परिवार की बेटी होने के बावजूद उसके इलाज में वो गंभीरता दिखाई नहीं दे रही थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैंने देव की तरफ देखा, लेकिन उस समय वो अपनी बहन को देखकर इतने भावुक थे कि उनसे कुछ पूछना सही नहीं लगा। कमरे में कंपाउंडर भी मौजूद था, जो हर समय जिया के आसपास ही रहता था। वो उसकी दवाइयाँ देख रहा था, मशीनों पर नज़र रख रहा था और समय समय पर उसकी जांच कर रहा था। कुछ देर के बाद देव को किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं ज़रा अभी आता हूँ। इतना कहकर वो बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद वो कंपाउंडर भी किसी काम से कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ मैं और जिया थे। मैं धीरे से उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और काफ़ी देर तक उसे देखती रही। पता नहीं क्यों, उसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराकर कहा, जिया, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे भाई देव की पत्नी। मैं जानती हूँ कि तुम शायद मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रही होगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिलना चाहती थी। सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारी माँ हर दिन तुम्हारे लिए रोती है और तुम्हारा भाई तो हर बार तुम्हारे पास आकर खुद को संभाल नहीं पाता। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम ज़रूर ठीक हो जाओगी और हम सब साथ बैठकर बातें करेंगे। मैं उससे ऐसे ही धीरे धीरे बातें करती रही, जैसे वो मुझे सब सुन रही हो। तभी कुछ देर के बाद देव वापस कमरे में आ गए। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें हल्की लाल थी। शायद वो बाहर जाकर रोकर आए थे। वो धीरे से अपनी बहन के पास बैठे, उसके सर पर हाथ फेरा और उससे वैसे ही बातें करने लगे जैसे वो सब कुछ सुन रही हो। वो हर बार उससे कहते कि जल्दी ठीक हो जाओ जिया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, घर तुम्हारे बिना बिल्कुल खाली लगता है। इतना कहते कहते उनकी आवाज़ भर आई और वो कुछ पल चुप हो गए। उन्हें इस हालत में देखकर मेरा भी दिल भर आया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं। कुछ देर और वहाँ रुकने के बाद हमने घर लौटने का फैसला किया। देव कमरे से बाहर निकल गए और मैं भी उनके पीछे बाहर आने लगी, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची, पता नहीं क्यों मैंने एक बार पीछे मुड़कर कमरे की तरफ देखा। तभी अचानक मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ दवाई की एक कांच की बोतल टूटी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वो किसी ऊंचाई से गिरकर टूटी हो। मैं एक पल के लिए वहीं रुक गई। मेरे मन में तुरंत सवाल आया कि ये बोतल गिरी कैसे? कमरे में तो अभी कोई था ही नहीं। जिया तो पिछले 2 साल से कोमा में है, वो तो खुद से हिल भी नहीं सकती, फिर ये बोतल आखिर नीचे कैसे गिरी? मैंने दोबारा पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई। हर चीज़ अपनी जगह पर थी। खिड़की बंद थी, पंखा भी सामान्य चल रहा था। कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि हवा की वजह से कुछ गिरा हो। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ी सोचती रही, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी बाहर से एक नर्स कमरे में आई। शायद वो रोज़ की तरह दवाई बदलने आई थी। मैंने तुरंत उससे पूछा, सिस्टर, क्या जिया कभी होश में आती है या उसने कभी कोई हरकत की है? नर्स ने मेरी तरफ देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि नहीं मैडम, पिछले 2 सालों में उसने कभी कोई हरकत नहीं की। वो बिल्कुल पहले जैसी ही है, उसके हाथ पैर तक नहीं हिलते। ये सुनते ही मेरे मन की उलझन और बढ़ गई, क्योंकि अगर उसने कभी कोई हरकत नहीं की तो फिर अभी कुछ देर पहले वो बोतल आखिर नीचे कैसे गिरी थी? ये बात मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगी। मैं उस समय चुपचाप वहां से बाहर तो आ गई, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा शक पैदा हो चुका था। मुझे लगने लगा था कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसा ज़रूर है जो सबकी नज़रों से छिपाया जा रहा है, और शायद जिया की हालत उतनी सीधी नहीं है जितनी सब लोग मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घर वापस आने के बाद भी मेरा पूरा ध्यान उसी बात पर अटका हुआ था। दवाई की वो बोतल आखिर अपने आप नीचे कैसे गिर गई थी? मैं जितना इस बारे में सोचती उतना ही मुझे लगता कि वहाँ कुछ न कुछ ज़रूर छिपाया जा रहा है।
मुझे याद आया कि देव ने एक बार बताया था कि जब से जिया कोमा में गई है तब से ही माही उसकी सारी जिम्मेदारियां संभाल रही है। वही रोज हॉस्पिटल जाती हैं, डॉक्टरों से बात करती हैं, उसकी दवाइयों का ध्यान रखती हैं और उसके इलाज से जुड़ा हर फैसला भी वही लेती हैं। इसलिए मुझे लगा कि अगर किसी को ये बात बतानी चाहिए तो सबसे पहले माँ जी को ही बतानी चाहिए। शायद उन्हें भी लगे कि जिया की हालत में कोई बदलाव आ रहा है और अगर सच में ऐसा है तो वो डॉक्टर से इस बारे में बात करेंगी। यही सोचकर मैं उनके कमरे में चली गई। उस समय वो कुछ फाइल्स देख रही थी, शायद बिजनेस से जुड़ा कोई काम था। उन्होंने मुझे देखा तो मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा बैठो। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और धीरे धीरे उन्हें पूरी बात बताने लगी। मैंने कहा, माँ जी, आज जब मैं जिया से मिलने गई थी तो मुझे वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका इलाज भी मुझे वैसा नहीं लगा जैसा एक कोमा में मरीज का होना चाहिए। और जब मैं कमरे से बाहर निकल रही थी तभी अचानक पीछे से कांच की बोतल गिरने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बोतल जमीन पर टूटी पड़ी थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो गिरी कैसे, क्योंकि कमरे में उस समय कोई भी नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जिया की हालत पहले जैसी नहीं है। शायद उसके शरीर में कोई हरकत होने लगी है, शायद उसे होश भी आ सकता है। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक माँ जी के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल पहले जो चेहरा बिल्कुल शांत था उस पर अचानक गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे मेरी बात सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा हो। मैं हैरान रह गई क्योंकि मुझे लगा था कि ये सुनकर उन्हें खुशी होगी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी की जगह नाराजगी थी। उन्होंने तेज आवाज में कहा, अवनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी और ना ही जिया से मिलने की कोशिश करोगी। उनकी ये बात सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन माँ जी क्यों? अगर सच में उसकी हालत में सुधार हो रहा हो तो हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए ना। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी और बोली, मैंने जो कहा है बस वही होगा, इस बारे में आगे कोई बात नहीं होगी। इतना कहकर वो उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं वहीं बैठी रह गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। अगर वो सच में जिया से इतना प्यार करती है जितना देव ने मुझे बताया था तो फिर उन्हें ये सुनकर खुशी होनी चाहिए थी। आखिर वो तो हमेशा उसकी देखभाल करती हैं, रोज ही हॉस्पिटल जाती हैं, डॉक्टरों से बात करती हैं। फिर मेरी बात सुनते ही वो इतनी परेशान और गुस्से में क्यों आ गई? ये सवाल मेरे मन में बार बार घूमने लगा। उस रात मैं अपने कमरे में लेटी जरूर थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। क्या सच में जिया की हालत में कोई बदलाव आया है या फिर मैं बेवजह ज्यादा ही सोच रही हूँ? और अगर मेरी बात सही है तो फिर माँ जी उसे छिपाना क्यों चाहती है? मैं कई बार सोचती कि ये बात देव को बता दूं, लेकिन फिर खुद ही रुक जाती, क्योंकि मैं जानती थी कि देव अपनी माँ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर मैंने बिना किसी सबूत के ऐसी बात कह दी तो शायद उन्हें लगेगा कि मैं उनकी माँ पर शक कर रही हूँ। इसीलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन मेरे अंदर का शक अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। अगले 2 दिन तक मैं बस यही सोचती रही, आखिर सच्चाई क्या है। फिर तीसरे दिन शाम को मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए मैं एक बार फिर जिया से मिलने जरूर जाऊंगी और इस बार पूरी सच्चाई जानकर ही वापस आऊंगी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और अकेले ही हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां जाकर मैं हमेशा की तरह जिया के पास बैठ गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उससे बातें की जैसे वो सब सुन रही हो। फिर धीरे धीरे मिलने का समय खत्म होने लगा। एक एक करके सभी लोग अपने अपने मरीजों से मिलकर बाहर जाने लगे। नर्सें भी वार्ड बंद करने की तैयारी करने लगी, लेकिन इस बार मेरा इरादा घर लौटने का नहीं था। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि आज पूरी रात मैं यहीं रुकूंगी और अपनी आंखों से देखूंगी कि इस कमरे में रात के समय आखिर होता क्या है, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन होने लगा था कि यहाँ कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो सबकी नजरों से छिपाया जा रहा है। जैसे ही मौका मिला मैं चुपचाप कमरे के एक बड़े पर्दे के पीछे जाकर छिप गई। वहां से पूरे कमरे का कुछ हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैंने अपनी सांसें तक धीमी कर ली ताकि किसी को मेरी मौजूदगी का एहसास न हो। धीरे धीरे हॉस्पिटल में पूरी तरह सन्नाटा छाने लगा। गलियारों में लोगों की आवाजें बंद हो गईं, नर्सों की चहल पहल भी खत्म हो गई। कमरे की लाइटें हल्की कर दी गईं और पूरा माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लगने लगा।
घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं बिना पलक झपकाए दरवाजे की तरफ देख रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। तभी अचानक दूर से किसी के बहुत तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज धीरे धीरे जिया के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मैं तुरंत चौकन्नी हो गई। ये नर्स या किसी कंपाउंडर के सामान्य कदमों जैसी आवाज नहीं थी। ये किसी ऐसे आदमी की चाल थी जो बहुत जल्दी में था और सीधे इसी कमरे की तरफ आ रहा था। मेरे हाथ हल्के हल्के कांपने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और पर्दे को थोड़ा सा हटाकर बाहर देखने लगी। कमरे में वैसे भी हल्का अंधेरा था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि कोई मुझे नहीं देख पाएगा। अब मेरी नज़र सिर्फ दरवाजे पर टिकी हुई थी, क्योंकि मुझे पूरा एहसास हो चुका था कि अगले कुछ ही पलों में मेरे सामने ऐसा सच आने वाला है जो शायद इस पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। उस रात में पर्दे के पीछे बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। मेरी सांसें तक धीमी हो चुकी थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी थोड़ी सी भी आहट किसी को सुनाई न दे। जिया हमेशा की तरह बिल्कुल शांत लेटी हुई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और एक आदमी अंदर आया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत तेजी से चलता हुआ सीधे जिया के बेड तक पहुंचा। उसने बिना कुछ बोले पहले जिया के चेहरे को गौर से देखा, फिर उसके हाथों और पैरों की तरफ देखा, जैसे वो ये जांच रहा हो कि उसके शरीर में कोई हरकत तो नहीं हो रही। फिर उसने तुरंत बाहर खड़ी नर्स को अंदर बुलाया। नर्स भागती हुई कमरे में आई। तब उस आदमी ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, इसको दवाइयों की हैवी डोज दो। आज इसकी हालत मुझे पहले जैसी नहीं लग रही। इसका शरीर थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रहा है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगर डॉक्टर सच में जिया का इलाज करना चाहते हैं तो उसे होश में लाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो जानबूझकर उसे और ज्यादा बेहोश रखने की बात की जा रही थी। मेरे दिमाग में एक साथ हजारों सवाल घूमने लगे। तभी उस आदमी का फोन बजा। उसने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन की तरफ देखा और बिना किसी से कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। वो ज्यादा दूर नहीं गया था। शायद उसे लगा होगा कि रात के सन्नाटे में उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा, लेकिन जहां मैं छिपी हुई थी वहां से उसकी हर बात बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और बिना आवाज की रिकॉर्डिंग चालू कर दी, ताकि उसकी एक एक बात रिकॉर्ड हो जाए। उसने फोन उठाते ही कहा कि हाँ माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ सब कंट्रोल में है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा था कि उसका हाथ हल्का सा हिला है, इसलिए मैंने नर्स को कह दिया है कि उसे हैवी डोज दे दे। अब वो दोबारा होश में आने की कोशिश भी नहीं कर पाएगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथ और भी ज्यादा कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो किससे बात कर रहा है, लेकिन उसने फोन पर सामने वाले को माँ कहा था और न जाने क्यों मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं वो मेरी सास से तो बात नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो फिर ये आदमी कौन है और वो उन्हें माँ क्यों कह रहा है। मेरे सामने एक नई पहेली खड़ी हो चुकी थी। मैं चाहकर भी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन इतना जरूर समझ चुकी थी कि इस पूरे मामले में जितना मैं सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा बड़ा राज छिपा हुआ है। मैंने उसकी पूरी बातचीत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि आगे चलकर यही रिकॉर्डिंग सबसे बड़ा सबूत बन सकती है। कुछ देर के बाद उसने फोन काट दिया और वापस कमरे में आया। उसने नर्स से कुछ धीमी आवाज में बात की, फिर दोनों कुछ मिनट बाद वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने कुछ देर इंतजार किया, ताकि पक्का हो जाए कि आसपास कोई नहीं है। जब पूरा गलियारा फिर से शांत हो गया, तब मैं धीरे धीरे पर्दे के पीछे से बाहर निकली। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं धीरे से जिया के बेड के पास पहुंची और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत धीमी आवाज में बोली, जिया, अगर तुम मेरी बात सुन सकती हो तो मुझे कोई इशारा करो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कुछ पल तक कोई हरकत नहीं हुई। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां बहुत हल्के से मेरी उंगलियों को छूकर हिली। वो हरकत इतनी छोटी थी कि अगर मैं ध्यान से उसका हाथ पकड़कर ना बैठी होती तो शायद मुझे कभी महसूस ही नहीं होती, लेकिन मेरे लिए वही छोटी सी हरकत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मेरी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों एक साथ आ गईं। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि जिया सब कुछ सुन सकती है। वो पूरी तरह बेहोश नहीं है, बल्कि कोई उसे जानबूझकर इस हालत में रखे हुए है।
मैंने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा कि तुम डरना मत, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालूंगी और जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया है उसका सच सबके सामने लेकर आऊंगी। इसके बाद मैंने जल्दी से कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। तभी मेरी नज़र बेड के पास रखी ट्रॉली पर पड़ी। वहाँ एक इस्तेमाल की हुई सिरिंज रखी थी और उसके ठीक बगल में दवाई की एक छोटी सी शीशी पड़ी हुई थी। मैंने सावधानी से वो शीशी उठाई और उसके ऊपर लिखा नाम पढ़ने लगी। लेबल पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हाई डोज सेडेटिव हॉस्पिटल यूज ओनली। ये पढ़ते ही मेरे मन का शक और भी मजबूत हो गया। अब मुझे समझ आ चुका था, दिया को कोई सामान्य दवा नहीं बल्कि ऐसी दवा दी जा रही है जिससे वो हमेशा बेहोश रहे। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि कमरे में कोई नहीं है, तब मैंने वो छोटी सी शीशी चुपचाप अपने बैग में रख ली, क्योंकि मुझे लगा कि आगे चलकर ये भी एक बहुत बड़ा सबूत बन सकती है। मैंने बैग बंद किया और बिल्कुल सामान्य होने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर कोई खड़ा है और दरवाजे की हल्की सी दरार से मेरी तरफ देख रहा हो। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ पल तक बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, फिर धीरे से दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई साफ दिखाई नहीं दिया। फिर भी मुझे बार बार यही महसूस हो रहा था कि कोई मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। मुझे समझ आ गया कि अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रुकी तो शायद पकड़ी जाऊंगी। इसलिए मैंने बिना किसी तरह की जल्दबाजी दिखाए बिल्कुल सामान्य तरीके से दरवाजा खोला और ऐसे बाहर निकल गई जैसे मैं सिर्फ अपनी ननद से मिलकर वापस जा रही हूँ। लेकिन अब मेरे बैग में वो शीशी थी, मेरे मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग थी और मेरे दिल में ये यकीन भी कि इस पूरे खेल का सच बहुत ही जल्द सबके सामने आने वाला था। उस रात घर लौटने के बाद मैं पूरी तरह परेशान थी। मेरे दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी कि आखिर जिया के साथ हो क्या रहा है। मेरे मोबाइल में उस आदमी की पूरी रिकॉर्डिंग थी, मेरे बैग में वो दवाई की शीशी भी सुरक्षित रखी हुई थी और मैंने अपनी आंखों से जिया के हाथ की हल्की सी हरकत भी महसूस की थी। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी साजिश चल रही है। कुछ देर के लिए मेरे मन में आया कि मुझे तुरंत पुलिस के पास जाकर सारी बात बता देनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि मेरे पास अभी इतने सबूत नहीं थे कि किसी पर सीधे आरोप लगा सकूं। अगर सामने वाले लोग सच में इतने चालाक थे कि 2 साल से किसी को जबरदस्ती कोमा जैसी हालत में रख सकते हैं, तो वो सबूत मिटाने में भी देर नहीं लगाते। मैंने मन ही मन फैसला किया कि जल्दबाजी करना सबसे बड़ी गलती होगी। पहले मुझे इस पूरे मामले की एक एक परत खोलनी होगी, हर छोटी बड़ी बात समझनी होगी और पक्के सबूत इकट्ठा करने होंगे। उसके बाद ही मैं कोई बड़ा कदम उठाऊंगी। यही सोचकर मैंने अगले दिन से घर में बिल्कुल वैसे ही रहना शुरू कर दिया जैसे पहले रहती थी। मैं सबसे हंसकर बात करती, मेरी सास से पहले की तरह आदर से पेश आती, देव से भी बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती, ताकि किसी को मेरे मन में चल रही बातों का जरा सा भी शक न हो। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को ये पता चले कि मैं अब सच के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ, लेकिन बाहर से मुस्कुराने वाली मैं अंदर ही अंदर हर पल सतर्क रहने लगी थी। अब मैं घर की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगी। कौन किससे कब बात करता है, कौन कब हॉस्पिटल जाता है, किसके फोन आते हैं और कौन किस बात पर घबरा जाता है। मैं हर चीज चुपचाप नोटिस करने लगी थी, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि इस पूरे खेल का सच कहीं न कहीं इन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपा है। मेरा अपना परिवार भी अब इस दुनिया में नहीं था। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ का निधन हो गया था और मेरी शादी के कुछ समय के बाद मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। इसीलिए अब मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं खुलकर अपनी परेशानी बता सकूं। लेकिन तभी मुझे पापा के सबसे पुराने दोस्त अमित अंकल याद आए। बचपन से मैंने उन्हें कई बार हमारे घर आते जाते देखा था। पापा उन पर बहुत भरोसा करते थे। अमित अंकल पेशे से एक बहुत अनुभवी आपराधिक मामलों के वकील थे। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े और मुश्किल केस लड़े थे और उनकी पहचान एक ऐसे वकील की थी जो बिना पक्के सबूत के कभी कोई कदम नहीं उठाते थे। मुझे लगा कि अगर इस समय कोई मेरी सही मदद कर सकता है तो वो सिर्फ वही है। अगले ही दिन मैंने बिना किसी को बताए उनसे मिलने का फैसला किया। मैं सीधे उनके ऑफिस पहुंची। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और प्यार से बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने पूछा, बेटा सब ठीक तो है, तुम अचानक यहाँ कैसे?
मैंने उनके सामने बैठते ही खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में जमा हुआ डर और बेचैनी अब ज्यादा देर तक नहीं रुकी। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें पूरी बात विस्तार से बता दी। मैंने उन्हें बताया कि मेरी ननद जिया पिछले 2 साल से कोमा में है, लेकिन मुझे उसके इलाज पर शुरू से ही शक था। फिर मैंने उन्हें उस रात की पूरी घटना बताई जब मैं हॉस्पिटल में छिपकर रुकी थी। मैंने बताया कि कैसे एक आदमी आया और उसने नर्स को जिया को हेवी डोज देने के लिए कहा। फिर मैंने उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुना जो सामने वाले को माँ कह रहा था और कह रहा था कि उसने जिया को दोबारा बेहोश रखने के लिए ज्यादा दवा दिलवा दी है। मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैंने उसकी पूरी बातचीत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और कमरे में मुझे वो दवाई की शीशी भी मिली थी जिसे मैं अपने साथ ले आई थी। मैंने बैग से वो शीशी निकाली और अमृत अंकल के सामने रख दी। फिर अपना मोबाइल निकालकर उन्हें वो पूरी रिकॉर्डिंग भी सुना दी। रिकॉर्डिंग सुनते समय उनके चेहरे के भाव लगातार बदलते जा रहे थे। वो बीच में एक शब्द भी नहीं बोले। पूरी रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद उन्होंने काफी देर तक कुछ नहीं कहा। वो अपनी कुर्सी पर बैठे गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत ही गंभीर आवाज में बोले, अवनी, अगर तुम्हारी बातें सच है तो मामला बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर पुलिस के पास जाना सही नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले लोग आसानी से ये कह सकते हैं कि तुम गलत समझ रही हो। उन्होंने वो शीशी अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखी और फिर बोले, सबसे पहले इसे बहुत संभाल कर रखना, इसे किसी को मत दिखाना और अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग की 1 से ज़्यादा कॉपी बना लेना, ताकि अगर कभी फ़ोन ख़राब हो जाए या कोई उसे मिटाने की कोशिश करे तब भी सबूत सुरक्षित रहे। फिर उन्होंने एक डायरी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज से जो भी देखो, जो भी सुनो और जो भी महसूस करो, उसे तारीख और समय के साथ इसमें लिखती रहना। कौन कब हॉस्पिटल आया, किसने क्या कहा, किस समय कौन सी दवा दी गई और कौन किससे मिला। हर छोटी बड़ी बात लिखना, क्योंकि कई बार अदालत में छोटी सी बात भी सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, सबसे ज़रूरी बात, अभी किसी पर भरोसा मत करना और ना ही किसी से ये कहना कि तुम्हें किसी पर शक है, क्योंकि अगर सच में कोई साजिश चल रही है तो जैसे ही उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा वो अपने सारे सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत समझदारी से काम लेना और अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना। मैं उनकी हर बात ध्यान से सुनती रही। फिर उन्होंने कहा, जब तक हमारे पास पक्के सबूत नहीं आ जाते तब तक कोई जल्दबाजी मत करना, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान को खतरा है तो बिना एक पल गवाए मुझे तुरंत फोन करना, क्योंकि अब ये सिर्फ तुम्हारी नंद का मामला नहीं रहा, बल्कि मुझे लग रहा है कि इस कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है जिसे सामने लाना आसान नहीं होगा। उनकी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर एक नया हौसला आ गया। अब मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक ऐसा इंसान था जिसे कानून की हर बारीकी की समझ थी और जो मुझे सही रास्ता दिखा सकता था। मैं वहां से बाहर निकली तो मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी कि अब मुझे बहुत सावधानी से हर कदम रखना होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि ये लड़ाई सिर्फ जिया को बचाने की नहीं, बल्कि उस इंसान का चेहरा दुनिया के सामने लाने की थी जो पिछले 2 साल से उसे जानबूझकर इस हालत में रखे हुए था। घर लौटने के बाद भी मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर जिया के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है और उसके इलाज में जानबूझकर इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है। अगले ही दिन मैं फिर से जिया से मिलने के बहाने अस्पताल चली गई, लेकिन इस बार मेरा मकसद सिर्फ उससे मिलना नहीं था, बल्कि वहाँ के डॉक्टरों, नर्सों और कंपाउंडरों से बात करके ये जानना था कि आखिर उसके इलाज में अब तक कमी क्यों की जा रही है और वहाँ पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। मैं एक एक करके सबसे सामान्य तरीके से बात करने लगी। कभी किसी नर्स से पूछती कि जिया की तबीयत में कोई फर्क आया है क्या, तो वो बस इतना कहती कि सब पहले जैसा ही है। कोई डॉक्टर कहता कि मरीज की हालत गंभीर है, इसीलिए इलाज में समय लगेगा, लेकिन मुझे उनके जवाबों में सच्चाई कम और बचने की कोशिश ज्यादा दिखाई दे रही थी। मैं समझ गई थी कि इस तरह सीधे सवाल पूछना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरी सास हर हफ्ते अस्पताल आती थी, डॉक्टरों से मिलती थी और पूरा स्टाफ उन्हें अच्छी तरह जानता था। अगर मैं ज्यादा पूछताछ करती तो हो सकता था कि उसी समय मेरी सास तक ये बात पहुंच जाती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे किसी ऐसे इंसान का भरोसा जीतना होगा जो ईमानदार हो और बिना डरे मुझे सच्चाई बता सके। लेकिन उस दिन मुझे अस्पताल से कोई खास जानकारी नहीं मिली और मैं चुपचाप वापस घर लौट आई। जैसे ही मैं घर के अंदर गई, मैंने देखा कि देव और मेरी सास ड्राइंग रूम में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही मेरी सास मुस्कुराकर बोली,
अरे बेटा, तुम आ गई। चलो अच्छा हुआ, हम दोनों तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ बैठो, साथ में नाश्ता करते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैंने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, कहीं नहीं, बस जिया से मिलने अस्पताल चली गई थी। मेरी बात सुनकर वो बोली, अच्छा चलो, अब साथ बैठकर खाना खाते हैं। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन अब मुझे उनकी हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई राज छिपा हुआ महसूस होने लगा था। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। पूरे समय मैं बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती रही, ताकि किसी को मेरे मन में चल रही बातों का जरा सा भी अंदाजा न हो। रात को खाना खाने के बाद हम सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि अब मुझे देव को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। आखिर वो मेरे पति थे, उन्हें सब जानने का हक था। लेकिन अगले ही पल मेरे मन में डर आ जाता कि अगर उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो क्या होगा। अगर उन्होंने जाकर अपनी माँ से सब कुछ कह दिया तो फिर सामने वाले लोग और भी ज्यादा सावधान हो जाएंगे। काफी देर तक सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि सुबह होते ही मैं देव को सब कुछ बता दूंगी। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे क्या पता था कि वो रात देव की जिंदगी की आखिरी रात होगी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। देव तैयार होकर वॉशरूम गए। मैं रसोई में उनके लिए चाय बना रही थी, तभी अचानक मुझे किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं दौड़कर बाहर आई तो देखा कि देव वॉशरूम से बाहर निकलते ही जमीन पर गिरे पड़े थे। उनका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरी सास भी भागकर वहां आ गई। हम दोनों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल बेहोश थे। मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर उन्हें तुरंत इमरजेंसी में ले गए। मैं बाहर खड़ी ऊपर वाले से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह देव ठीक हो जाए। लेकिन कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बहुत ही दुखी आवाज में कहा कि हमें अफसोस है, लेकिन हार्ट अटैक बहुत गंभीर था, हम उन्हें बचा नहीं सके। इतना सुनते ही जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान कुछ मिनट पहले तक मेरे सामने था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ दिनों बाद देव का अंतिम संस्कार हो गया। पूरा घर शोक में डूब गया। मैं भी कई दिनों तक गहरे सदमे में रही, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि अगर मैं टूट गई तो जिया के साथ हुए सच का कभी पता नहीं चल पाएगा। मैंने अपनी सास पर पहले से भी ज्यादा नजर रखना शुरू कर दिया। मैंने कई बार उन्हें किसी से फोन पर बहुत धीमी आवाज में बातें करते हुए देखा था, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास पहुंचती, वो तुरंत फोन काट देती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किससे इतनी छिपकर बात करती हैं। एक दिन मेरी सास किसी काम से घर से बाहर गई। मुझे लगा यही सही मौका है। जैसे ही मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो घर पर नहीं है, मैंने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। पहले मैंने ड्राइंग रूम देखा, फिर स्टोर रूम, फिर बाकी सारे कमरे, लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। आखिर में मैं उनकी अलमारी तक पहुंची। मैंने धीरे से अलमारी खोली तो ऊपर वाले खाने में एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स रखा हुआ था। मैंने उसे सावधानी से नीचे उतारा। उसके अंदर कई तरह की दवाइयाँ तरीके से रखी हुई थी। तभी मेरी नज़र एक छोटी सी शीशी पर पड़ी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कार्डियोवैक्स। डॉक्टर की सलाह और निगरानी में इस्तेमाल के लिए नीचे लाल रंग में चेतावनी भी लिखी थी। इस दवा का उपयोग केवल विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में ही किया जाए। ये पढ़ते ही मेरे मन की बेचैनी और बढ़ गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी सास ऐसी दवा अपने कमरे में छिपाकर क्यों रख रही थी। मैंने उस शीशी को ध्यान से देखा, फिर बिना किसी चीज को इधर उधर किए वापस उसी जगह रख दिया। लेकिन उससे पहले मैंने उसका फोटो अपने मोबाइल में ले लिया, ताकि जरूरत पड़ने पर वो मेरे काम आ सके। उस पल मुझे पहली बार पूरा यकीन हो गया कि इस घर में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, और शायद जिया के साथ जो कुछ हुआ था उसका संबंध भी इसी दवा से हो सकता है। मैं उसी समय अमित अंकल के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने मेरी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर बोले, अगर हमें सच तक पहुंचना है तो इस दवा की जांच करानी होगी। उन्होंने उसी दवा का नमूना कानूनी तरीके से लैब में जांच के लिए भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आ गई। मैं जैसे ही उनके ऑफिस पहुंची, उन्होंने बिना कुछ कहे वो रिपोर्ट मेरे सामने रख दी।
उनके चेहरे की गंभीरता देखकर ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, अवनी, इस रिपोर्ट ने तुम्हारे शक को और मजबूत कर दिया। इस शीशी में मौजूद पदार्थ कोई सामान्य दवा नहीं है। लैब की रिपोर्ट के अनुसार अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी भी इंसान के दिल पर बहुत बुरा असर डाल सकता है और उसकी जान तक जा सकती है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या देव की मौत भी सिर्फ एक हादसा नहीं थी? अमित अंकल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी अंतिम फैसला अदालत करेगी, लेकिन अब जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि देव की मौत पूरी तरह स्वाभाविक थी और जिया का 2 साल से कोमा में होना भी अब सिर्फ एक संयोग नहीं लगता। मेरे हाथ से रिपोर्ट नीचे गिर गई। मेरी आंखों के सामने बार बार मेरी सास का चेहरा घूमने लगा। अब तक मैं जिस बात को अपना वहम समझ रही थी वो धीरे धीरे सच बनती दिखाई दे रही थी। अमित अंकल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर आगे की जांच में भी यही बातें सामने आती हैं तो शक की सबसे बड़ी वजह तुम्हारी सास बनती है। ऐसा लगता है कि वो जिया और देव दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन अभी हमें भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाना। हमें ऐसे सबूत जुटाने होंगे जिन्हें अदालत में भी कोई झुठला न सके। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मुझे समझ आ चुका था कि जिस घर को मैं अपना परिवार समझती थी उसी घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा था जिसने पूरी जिंदगी बदलती थी। लेकिन उसी पल मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, मैं अपनी सास की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी और देव और जिया दोनों के साथ हुए अन्याय को कभी बेकार नहीं जाने दूंगी। फिर अगले दिन मैं हमेशा की तरह जिया से मिलने के बहाने अस्पताल चली गई, लेकिन इस बार मेरा मकसद सिर्फ उससे मिलना नहीं था। मैं पहले की तरह उसके पास कुछ देर बैठी, उसके सर पर हाथ फेरा और मन ही मन उसे भरोसा दिया कि मैं उसे इस हालत से ज़रूर बाहर निकालूंगी। कुछ देर के बाद मैं अस्पताल की कैंटीन में जाकर बैठ गई। वहां बैठकर मैं सोच रही थी कि आखिर मुझे ऐसा कौन मिलेगा जो बिना डरे मुझे सच्चाई बता सके। तभी मेरी नज़र एक नर्स पर पड़ी। मैंने उसे पहले भी कई बार जिया के कमरे में देखा था। जब भी वो ड्यूटी पर होती थी वो जिया का बाकी लोगों से ज़्यादा ध्यान रखती थी। उसके चेहरे पर इंसानियत साफ दिखाई देती थी और मुझे पहली बार लगा कि शायद यही वो इंसान है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। मैं धीरे से उसके पास गई और मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने पहले इधर उधर देखा, फिर मेरे साथ कैंटीन के कोने में आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? उसने धीरे से कहा, मैडम, मुझे यहाँ काम करते हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। मैंने फिर उससे पूछा, तुमने कभी जिया में कोई हलचल देखी है? क्या वो कुछ महसूस करती है? वो नर्स कुछ पल चुप रही, जैसे सोच रही हो कि उसे मुझे कुछ बताना चाहिए या नहीं। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैडम, मैं आपको एक बात बताती हूँ, लेकिन प्लीज मेरा नाम किसी के सामने मत आने देना। अगर अस्पताल वालों को पता चल गया कि मैंने आपसे कुछ कहा है तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी बात किसी को नहीं बताऊंगी। तब उसने कहा, मैंने 1-2 बार जिया के हाथों में हल्की सी हरकत देखी है। उसकी पलकों में भी बहुत हल्का बदलाव देखा था, लेकिन जब भी मैंने इस बारे में डॉक्टर से बात करनी चाही तो उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कह दिया। और एक बात और है जो शायद आपको जाननी चाहिए, जब भी उसकी सास अस्पताल आती हैं वो डॉक्टर साहब से हमेशा यही कहती हैं कि इस लड़की को बेहोशी रखना, इसके इलाज में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। ये सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मेरा शक और भी मजबूत हो चुका था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? उसने सर हिलाकर कहा कि जी मैडम, मैंने ये बात अपनी आंखों से देखी है और कानों से सुनी है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मुझे अपनी नौकरी भी बचानी है। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली गई। मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठी रह गई। अब मेरे सामने एक और बड़ा सच आ चुका था। उसी शाम मैं सीधे अमित अंकल के पास पहुंची और उन्हें नर्स की कही हुई एक एक बात बता दी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद अमित अंकल कुछ देर तक सोचते रहे। फिर अचानक उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, अवनी, शायद अब हमारे पास एक रास्ता है। मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं डॉक्टर आरफ मेहरा। वो शहर के सबसे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट हैं। पिछले कई सालों से कोमा और दिमाग से जुड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। मैंने उनके साथ कई मामलों में काम किया है। मुझे लगता है कि हमें जिया को एक बार उन्हें ज़रूर दिखाना चाहिए। हो सकता है कि अब तक उसका इलाज सही तरीके से हुआ ही ना हो। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। अगर वो तैयार हो गए
तो हम बिना किसी को शक हुए उन्हें अस्पताल लेकर चलेंगे। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर फिर से उम्मीद जाग गई। अगले ही दिन अमित अंकल डॉक्टर आरफ मेहरा को अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंचे। मैं पहले से ही जिया के कमरे के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। उस दिन किस्मत भी हमारे साथ थी, क्योंकि जिस समय हम पहुंचे उस समय अस्पताल का मुख्य डॉक्टर बाहर गया हुआ था। कंपाउंडर भी वहां नहीं था और ड्यूटी पर सिर्फ वही भरोसे वाली नर्स मौजूद थी। उसने हमारी मदद की और किसी को बिना बताए डॉक्टर को जिया के कमरे तक ले गई। डॉक्टर आरफ मेहरा कमरे के अंदर गए और सबसे पहले उन्होंने पिछले 2 साल की सारी मेडिकल फाइलें ध्यान से पढ़नी शुरू की। उन्होंने हर रिपोर्ट, हर टेस्ट और हर दवा का रिकॉर्ड बहुत ध्यान से देखा। फिर उन्होंने जिया की आंखों की पुतलियों की प्रतिक्रिया जांची, उसके हाथ पैरों की हलचल देखी, शरीर के रिफ्लेक्स चेक किए और मशीनों पर चल रही सारी रीडिंग को ध्यान से देखा। उसके बाद उन्होंने नर्स से पिछले कई महीनों की दवा का रिकॉर्ड मंगवाया और डॉक्टरों द्वारा लिखे गए नोट्स भी पढ़े। उन्हें कुछ बातें शुरू से ही अजीब लगने लगी। उन्होंने तुरंत कुछ नए न्यूरोलॉजिकल टेस्ट और स्कैन कराने की सलाह दी ताकि जिया की मौजूदा हालत का सही पता लगाया जा सके। करीब 1 घंटे तक वो लगातार जिया की जांच करते रहे। मैं और अमित अंकल कमरे के बाहर खड़े बेसब्री से उनका इंतजार करते रहे। आखिरकार कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर आरफ मेहरा बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसी गंभीरता नहीं थी, बल्कि हल्की सी उम्मीद दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, अवनी, मैंने जिया की पूरी जांच कर ली है। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, लेकिन मेरी राय में अभी भी उम्मीद बाकी है। मुझे उसकी जांच में कई ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि उसका दिमाग पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुआ है। अगर अब से उसका सही इलाज शुरू किया जाए, उसे बेवजह ज़्यादा बेहोश रखने वाली दवाइयाँ बंद की जाएं, उसकी नियमित निगरानी हो और आगे की रिपोर्ट के अनुसार इलाज किया जाए, तो उसके ठीक होने की संभावना अभी भी मौजूद है। उनकी बात सुनकर मेरी सांस जैसे वापस लौट आई। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, डॉक्टर साहब, क्या सच में जिया एक दिन अपनी आंखें खोल सकती है? उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, उम्मीद हमेशा रहती है और इस केस में वो उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो कितने दिनों में पूरी ठीक होगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस मरीज़ को कभी भी लाइलाज मानकर छोड़ देना सही फैसला नहीं था। इसका इलाज सही तरीके से किया जाए तो इसके ठीक होने के अच्छे चांसेस हैं। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। पिछले 2 साल में पहली बार किसी डॉक्टर ने हमें सिर्फ निराशा नहीं बल्कि उम्मीद भी दी थी। उसी पल मुझे लगा कि ऊपर वाले ने शायद जिया की जिंदगी के लिए अभी भी एक नया रास्ता खुला छोड़ रखा है। मैंने वहीं मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे मेरी सास मेरी रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना खड़ी करे, लेकिन अब मैं जिया का सही इलाज करवा कर ही रहूंगी। और जिसने भी उसे 2 साल तक इस हालत में रखा है, उसका सच भी दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। फिर जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी सास पहले से ही गेट पर खड़ी थी और मेरा पूरा सामान भी उसके पास रखा हुआ था। मेरे बैग, सूटकेस और बाकी सारी चीज़ें घर के बाहर रखी थी। ये देखकर मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं जैसे ही उनके पास पहुंची, उन्होंने गुस्से में मेरी तरफ देखा और बोली, निकल जाओ इस घर से। अब इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम्हारा पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और अब हमारा भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन सच कहूँ तो अब मेरा भी उस घर में रहने का मन नहीं था जहाँ मुझे अपना ही नहीं समझा जा रहा था। फिर भी मेरे सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मैं जाऊँ तो कहाँ। मेरे अपने माँ पापा पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और मेरा कोई ऐसा अपना भी नहीं था जिसके पास मैं जा सकती। कुछ देर तक मैं अपना सामान लेकर बाहर खड़ी रही। फिर मुझे अमित अंकल की याद आई। मैं अपना सामान लेकर सीधे उनके ही घर चली गई। उन्होंने मुझे उस हालत में देखा तो बिना कोई सवाल किए घर के अंदर बुला लिया और बोले, बेटा, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं रहो, इस घर को अपना ही घर समझो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस समय उन्होंने मेरा साथ दिया जब मेरे अपने भी मेरे साथ नहीं थे। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। बार बार देव की बातें और जिया का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अगले दिन सुबह मैं फिर जिया से मिलने अस्पताल चली गई, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाने लगी, गेट पर खड़ी एक नर्स ने मुझे रोक लिया। उसने धीरे से कहा, मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने पूछा, क्यों? तो वो बोली, आपकी सास ने साफ मना किया है कि आपको अस्पताल के अंदर नहीं आने देना। अगर मैंने आपको अंदर जाने दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी।
उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद कर ली कि मेरे नाखून मेरी हथेली में चुभने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली और वापस मुड़ गई। तभी रास्ते में अचानक वही आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया जिसे मैंने उस रात जिया के कमरे में देखा था। वही आदमी जिसने नर्स को जिया को ज्यादा दवा देने के लिए कहा था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, लड़की, बेवजह दूसरों के मामले में पड़ना ठीक नहीं होता। जितना अपने काम से काम रखोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैंने गुस्से में उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रहे हो? वो हंसने लगा और बोला, लगता है तुम अपने पति की मौत भूल गई हो। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर वो मेरे थोड़ा और पास आया और बोला, तुम्हारी सास ने देव को जो जूस पिलाया था उसके अंदर जो दवा मिलाई गई थी उसमें मेरा भी हाथ था, और अगर जरूरत पड़ी तो वही काम दोबारा भी हो सकता है। इसलिए अगर अपनी जान की फिक्र है तो इस मामले से दूर रहो। इतना कहकर वो वहां से चला गया और मैं बस उसे जाते हुए देखती रह गई। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे कि आखिर ये आदमी कौन था और मेरी सास के साथ इसका क्या रिश्ता था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि देव की मौत कोई हादसा नहीं थी, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। मैं बिना देर के सीधे अमित अंकल के पास पहुंची और उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद अमित अंकल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, अवनी बेटा, अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। अब हमें इनके खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करनी होगी, लेकिन हमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि सामने वाले लोग बहुत चालाक हैं। हमने उसी दिन आगे की तैयारी शुरू करने का फैसला किया, लेकिन शायद मेरी सास को पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था, क्योंकि हमारे कुछ करने से पहले ही 2 दिन बाद मेरे नाम एक कानूनी नोटिस आ गया। मैंने जैसे ही वो लिफाफा खोला मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था कि मैं अपनी सास सुशीला देवी पर झूठे इल्जाम लगा रही हूँ, उन्हें बार बार परेशान कर रही हूँ और अपने पति देव की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए उन पर दबाव बना रही हूँ। उसमें ये भी लिखा था कि मैं उन्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ और बार बार अस्पताल जाकर जिया से मिलती हूँ, ताकि बाद में उनके खिलाफ झूठी बातें बनाकर उन्हें बदनाम कर सकूं। नोटिस में ये भी लिखा था कि अगर मैंने ये सब बंद नहीं किया तो मेरे खिलाफ कोर्ट में केस किया जाएगा और मुझसे हर्जाना भी मांगा जाएगा। पूरा नोटिस पढ़ने के बाद मेरा दिमाग कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया, लेकिन अगले ही पल मुझे समझ आ गया कि ये सब मुझे डराने और चुप कराने की कोशिश है। मैंने बिना एक पल भी गवाए वो नोटिस अपने बैग में रखा और सीधे अमित अंकल के ऑफिस जाने का फैसला किया, क्योंकि अब मुझे पता था कि इस लड़ाई का जवाब डरकर नहीं बल्कि कानून के सहारे ही देना होगा, और अब मैं किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं थी। मैं सीधी अमित अंकल के ऑफिस पहुंची और उन्हें पूरा लीगल नोटिस पढ़कर सुनाया। उन्होंने नोटिस को शुरू से आखिर तक बहुत ध्यान से पढ़ा, फिर मेरी तरफ देखकर बोले, अवनी, सबसे पहले तो तुम बिल्कुल भी घबराना मत। ऐसे नोटिस बहुत बार लोगों को सिर्फ डराने के लिए भेजे जाते हैं, ताकि सामने वाला डर जाए और सच बोलना छोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला सही है। अब हम भी इसका जवाब कानून के हिसाब से देंगे, लेकिन याद रखना, अब से तुम कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाओगी। जो भी करना है सबूत के साथ करना है। तुम्हारे पास जो रिकॉर्डिंग है, जो दवा की रिपोर्ट है, जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी है, उन सबको अच्छे से संभाल कर रखना। किसी से झगड़ा मत करना, किसी को धमकी मत देना, और अकेले जाकर कोई ऐसा काम भी मत करना जिससे बाद में तुम्हारे ऊपर ही सवाल उठ जाए। अगर सच हमारे साथ है तो हमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम कोर्ट में हर बात सबूत के साथ रखेंगे। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर फिर से हिम्मत आ गई। उसी दिन अमित अंकल ने नोटिस का जवाब तैयार करवाया और कुछ ही दिनों बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया। आखिर वो दिन भी आ गया जब पहली सुनवाई होनी थी। मैं अमित अंकल के साथ कोर्ट पहुंची। दूसरी तरफ मेरी सास अपने वकील के साथ खड़ी थी। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि आज वही जीतेंगी। थोड़ी देर के बाद जज साहब कोर्ट में आए और सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले मुझे गवाही देने के लिए बुलाया गया। मैं जाकर खड़ी हो गई। फिर मेरी सास के वकील ने मुझसे सवाल करना शुरू किया। उन्होंने पूछा, क्या ये सच है कि आप अपनी सास पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं ताकि आपको अपने पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सके? मैंने साफ कहा कि नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। फिर उन्होंने पूछा कि आप बार बार अस्पताल सिर्फ इसलिए जाती थी ताकि परिवार पर दबाव बना सके। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ अपनी नंद जिया से मिलने जाती थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उसका इलाज सही से नहीं हो रहा, और अगर उसका ठीक से इलाज कराया जाए तो वो ठीक हो सकती है।
उन्होंने फिर पूछा कि आपके पास इस बात का कोई सबूत है? मैंने कहा, अभी मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो सही समय आने पर मैं कोर्ट के सामने रखूंगी। उसके बाद जज साहब ने दोनों तरफ की बातें ध्यान से सुनी। पहली सुनवाई में कोई फैसला नहीं हुआ और अगली तारीख दे दी गई, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद कोर्ट ने इतना जरूर कहा कि मुझे अपनी ननद जिया से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मुझे अस्पताल जाकर उससे मिलने की इजाजत दे दी गई। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। अगले ही दिन मैं जिया से मिलने अस्पताल पहुंची। मैं उसके पास बैठकर उससे बातें कर रही थी। हमेशा की तरह मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उससे कहा कि तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें इस हालत से जरूर बाहर निकालूंगी। तभी अचानक मेरी सास तेजी से कमरे के अंदर आई। मुझे देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, ये औरत यहाँ क्या कर रही है? जब मैं इसकी माँ हूँ और इतने सालों से इसकी देखभाल कर रही हूँ तो इसे यहाँ आने की क्या जरूरत है? वो जानबूझकर इतना शोर मचा रही थी ताकि अस्पताल के बाकी लोग भी वहां आ जाएं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी और मैं भी अपने मोबाइल का रिकॉर्डर पहले ही चालू कर चुकी थी। फिर उन्होंने ऐसा काम किया जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो जिया के पास गई और उसके हाथ को पकड़कर अपने नाखून उसकी हथेली में बहुत जोर से गड़ाने लगी, जैसे वो ये देखना चाहती हो कि कहीं जिया को होश तो नहीं आ रहा। लेकिन जिया बिल्कुल शांत पड़ी रही और उसने कोई हरकत नहीं की। मेरी सास ने राहत की सांस ली और धीरे से उसके कान के पास झुककर बोली, तुम ऐसे ही बेहोश पड़ी रहो, तभी सबके लिए अच्छा है। उनकी ये बात भी मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। तभी शोर सुनकर एक नर्स कमरे के अंदर आ गई। उसने पूछा, मैडम यहाँ क्या हुआ? आप इतना शोर क्यों कर रही हैं? मेरी सास तुरंत अपना रंग बदलते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी बेटी को देखने आई थी, मुझे उसकी बहुत फिक्र रहती है। नर्स ने जिया को देखा और बोली, अभी तो इनकी हालत पहले जैसी ही है। ये सुनते ही मेरी सास ने जिया की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, अच्छा है, अभी भी बेहोश है, तुम्हें कभी कुछ याद नहीं आएगा। इतना कहकर वो वहां से बाहर चली गई, जबकि उनकी ये पूरी बात मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब मेरे हाथ एक और बड़ा सबूत लग चुका था। फिर वो वहां से चली गई और मैं कुछ देर तक जिया के पास बैठी रही। उसके बाद मैं भी घर वापस आ गई। अब मेरे पास मेरी सास के खिलाफ कई ऐसे सबूत थे जिनसे मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। कुछ दिनों बाद दूसरी सुनवाई का भी दिन आ गया। मैं अमित अंकल के साथ कोर्ट पहुंची। इस बार अमित अंकल ने एक एक करके सारे सबूत जज साहब के सामने रख दिए। उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग दिखाई, मेडिकल रिपोर्ट दिखाई और बाकी सारे कागज भी कोर्ट में पेश किए। दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी अपनी बात रखी। सब कुछ ध्यान से सुनने के बाद जज साहब ने कहा कि इस समय सबसे जरूरी बात जिया की जान और उसका सही इलाज है, इसलिए जिया की दोबारा जांच डॉक्टरों की एक टीम अलग करेगी और उसकी रिपोर्ट सीधे कोर्ट में दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जिया से मिलने से कोई नहीं रोक सकता और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जज साहब की बात सुनकर मुझे पहली बार लगा कि अब जिया को सही इलाज मिलेगा और सच भी धीरे धीरे सबके सामने आ जाएगा। कोर्ट से निकलते ही मैंने अमित अंकल से बात की और उनकी मदद से दूसरे डॉक्टरों की टीम को फिर से अस्पताल बुलवाया। डॉक्टरों ने जिया की दोबारा जांच पूरी की, उसके सारे पुराने कागज देखे और फिर उसका सही इलाज शुरू कर दिया। मैं हर रोज अस्पताल जाकर उसके पास बैठती, उससे बातें करती, उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती और ऊपर वाले से बस यही दुआ करती कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए। धीरे धीरे इलाज का असर दिखने लगा और एक दिन अचानक जिया की उंगलियां हल्की सी हिली। ये देखकर डॉक्टर भी खुश हो गए। कुछ दिन और बीते तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। मैं उसके बिल्कुल पास बैठी थी। उसने बहुत मुश्किल से मेरी तरफ देखा और धीमी सी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, भाभी। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। थोड़ी देर बाद उसने मुझे इशारे से अपने कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखने को कहा। मैं समझ नहीं पाई तो उसने फिर से धीरे से इशारा किया। मैं वहां गई और घड़ी के पीछे हाथ लगाया तो वहां एक बहुत छोटा सा छिपा हुआ कैमरा रखा था। वो इतना छोटा था कि किसी की भी नजर उस पर नहीं जाती। मैंने उसे निकालकर अपने पास रख लिया। फिर जिया ने धीरे धीरे मुझे पूरी बात बतानी शुरू की। उसने कहा, भाभी, इस कैमरे में बहुत बड़ा सच कैद है। मैंने होश आने से पहले ही इसे छिपा दिया था। इसमें माँ की सारी हरकतें रिकॉर्ड हैं और यही सबूत साबित करेंगे कि इतने सालों से क्या होता रहा है। फिर उसने बताया कि उसके पापा की मौत कोई साधारण सड़क हादसा नहीं थी। उसे हमेशा शक रहा कि उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज था।
एक दिन उसने घर में कुछ लोगों को बातें करते हुए सुन लिया था। उस दिन घर से उसका भाई बाहर गया हुआ था और वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी माँ दो आदमियों से धीरे धीरे बात कर रही थी। वो छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। तभी उसे कुछ ऐसी बातें सुनाई दी जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ दो लड़कों के साथ कमरे में बैठी हुई बातें कर रही थी। वो लोग हंस रहे थे और कह रहे थे कि जिस तरह इन दोनों के बाप को रास्ते से हटाया है, इसी तरह इन दोनों भाई बहन को भी हटा देंगे। तो माँ बोली, अभी नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करो। ये दोनों पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है और हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा ताकि किसी को हमारे ऊपर शक न हो और ये सारी प्रॉपर्टी भी हमारे नाम हो जाए और तुम ही मेरे असली बच्चे हो। ये सब तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हें ही मिलेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इन लोगों के साथ अच्छे बनने का नाटक करती हूँ, वरना इन लोगों से मैं कितनी नफरत करती हूँ तुम जानते हो ही। यानी कि वो लड़के कोई और नहीं बल्कि सुशीला के अपने सगे बेटे थे। मेरे डर की वजह से हाथ पैर कांपने लगे और मेरे हाथ से एक फूलदान गिर गया। आवाज सुनते ही सब लोग बाहर आ गए और उन्होंने उसे देख लिया। उसके बाद उन लोगों ने सीढ़ियों से उसे गिरा दिया और उसके सर में गहरी चोट लग गई। अस्पताल पहुंचने के बाद वो कोमा में चली गई, लेकिन बाद में उसे धीरे धीरे सब कुछ सुनाई और महसूस होने लगा। उसे समझ आ गया था कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो सच बोल सके, इसलिए उसका इलाज भी ठीक से नहीं होने दिया जा रहा था। उसने मौका मिलते ही ये छोटा कैमरा छिपा दिया ताकि एक दिन सच सामने आ सके। उसकी पूरी बात सुनकर मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, अब तुम बिल्कुल मत डरो, अब सच किसी से नहीं छिपेगा। अगली सुनवाई में अमित अंकल ने वो कैमरा और उसमें रिकॉर्ड हुई सारी वीडियो अदालत के सामने पेश कर दी। उसके बाद जिया की दोस्त को गवाही के लिए बुलाया गया। उसने भी अदालत में आकर सारी सच्चाई बता दी। फिर अस्पताल की नर्स ने भी अपना बयान दिया और बताया कि जिया के इलाज में जानबूझकर लापरवाही की जा रही थी। अदालत ने वीडियो रिकॉर्डिंग, मेडिकल रिपोर्ट और बाकी सभी सबूत बहुत ध्यान से देखे। पूरे कोर्ट में कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर जज साहब ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, अदालत के सामने रखे गए सबूत और गवाहों के बयान साफ बताते हैं कि इस मामले में सच छिपाने की कोशिश की गई है, इसलिए अदालत अपने के पक्ष में फैसला सुनाती है। ये अदालत ये फैसला सुनाती है कि सुशीला देवी और उसके दोनों बेटों को धोखाधड़ी करने, प्रॉपर्टी हड़पने और देव और उसके पिता की हत्या करने के जुर्म में और जिया का इलाज ठीक से ना होने देने के जुर्म में इन तीनों को और उन लोगों को जिन्होंने इन तीनों का साथ दिया है, उन सबको सजा सुनाई जाती है और सुशीला देवी और उसके दोनों बेटों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और बाकी के लोग पकड़े नहीं गए। पुलिस को जिम्मेदारी दी जाती है कि उन लोगों को पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे और जिस डॉक्टर ने जिया का इलाज ठीक से नहीं किया उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है। जज साहब की बातें सुनते ही मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। इतने लंबे समय तक सच के लिए लड़ने के बाद आखिरकार हमें इंसाफ मिल गया। कुछ महीनों बाद जिया पूरी तरह से ठीक होने लगी और हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटने लगी।